बाबू अभी तो मम्मा ने वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करी ना। नहीं एक लो बस, पिक वन, नॉट द प्लेट, जस्ट वन, जस्ट वन। जय भोनाथ। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिवरात्रि व्लॉग। आई होप आपकी शिवरात्रि बहुत अच्छी गई होगी। अभी कुछ 10:30-11 का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ मिठाई बनाने के लिए। सुबह के टाइम पूजा अर्चना करके भोलेनाथ को मैंने रूट वेजिटेबल्स और साथ ही फ्रूट्स और दूध का भोग लगाया था। अब मिड मॉर्निंग हो रही थी तो सोचा कि चलिए अब उनके लिए कोई मिठाई बना लेती हूँ। तो जो मिठाई मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है, काइंड ऑफ नो कुक रेसिपी है ये। और अगर आपके पास खोया पहले से रेडी है या फिर आप मेरी तरह माइक्रोवेव में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं या फिर आप पैन में भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार रेसिपी शेयर करी है। बेसिकली आपको मिल्क पाउडर चाहिए और हैवी क्रीम चाहिए, उससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। बाकी आप मिल्क पाउडर और सिर्फ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों को मिक्स करके कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कि हाँ इसी मेजरमेंट से आपको इसको मिक्स करना है। बस ये है कि बहुत ही थिक सा आपको एक पेस्ट बना के तैयार करना है। मैं इसको माइक्रोवेव में बस 1 मिनट के लिए रखूँगी और खोया तैयार हो जाएगा। अगर आप फ्लेम पे बना रहे हैं पैन के अंदर तो ये पेस्ट बनाने के बाद आप फ्लेम ऑन कीजिएगा और लगातार उस मिक्स को चलाते रहना और जब तक कि आपको सही कंसिस्टेंसी ना मिल जाए तब तक आप उसको लो फ्लेम पे पकाते रहें। जो मिठाई हम बना रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइट वाला खोया चाहिए। तो बस यहाँ पे मावा बन जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा मावा यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। हमारे यहाँ मावा ही बोला जाता है, कुछ लोग खोया बोलते हैं, तो जो भी आप बोलते हो एक ही चीज़ है। तो इसको जो है वो एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ इसमें से घी अलग हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे हैवी क्रीम यूज़ करी थी। अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं तो फिर इतना ज़्यादा घी इसके साइड से नहीं निकलेगा और यही घी हमें इसके अंदर चाहिए जिससे हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हम मलाई बर्फ़ी बनाने वाले हैं, तो अगर इस तरह का मावा आपके पास पहले से ही है तो अब आपको कुकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया खुशबूदार हमारा दानेदार मावा यहाँ तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे शुगर। जितना मावा है उससे आधी हमें शुगर लेनी है, बाकी आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी जो है वो थोड़ी सी कोर्स है, इंडिया के कंपैरिजन में तो खैर काफ़ी बारीक है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल तगार बूरे जैसा करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिक्सर जार में डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। काइंड ऑफ हमारी पाउडर शुगर तैयार हो जाएगी जो आप बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब इसमें खुशबू और टेस्ट देने के लिए मैंने ऐड करिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये जो ब्लैक पेपर है ना इसका आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको कमी खलेगी। लेकिन याद रहे कि क्रश्ड ब्लैक पेपर नहीं डालना है, पाउडर ही आपको डालना है। ये सारी चीज़ मिला के आप देखें आपका जो खोया है वो बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए, लूक वार्म भी ना हो, वो अच्छे से ठंडा हो। इसके बाद जो पाउडर शुगर हमने बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस सारे मिक्स को जेंटली हम हाथों से या फिर स्पैचुला से, जैसे आप चाहें, जैसे आपको कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप इसको मिक्स कर लें। तो
मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, लेकिन मुझे ये हल्का सा यहाँ पे लूज़ लग रहा था क्योंकि मैंने चीनी काफ़ी कम यहाँ पे यूज़ करी थी। तो इसको थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इससे जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है खोया का वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर नट्स का पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मलाई मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो रोल करके आप इसके पेड़े भी बना सकते हैं, आप लड्डू भी बना सकते हैं, बट मैं बहुत ही ईजी वे यहाँ पे अपना रही हूँ जिसमें कम मेहनत लगे, और वो है इसकी बर्फ़ी जमाना। तो मैंने प्लेट ली है और उसको कुछ भी ग्रीस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी घी है, तो ये एज सच नहीं चिपकेगी। और इस बर्फ़ी का जो टेक्सचर आता है ना वो कुछ कुछ कलाकंद जैसा आता है, लेकिन जो टेस्ट है वो आपको बर्फ़ी वाला ही मिलेगा जो मलाई बर्फ़ी आती है। तो बस इस छोटी सी प्लेट में मैंने काफ़ी थिक साइज़ का ये ब्लॉक अच्छे से प्लेन कर लिया है, ऊपर से फ्लैट कर लिया है। स्पैचुला रन करके इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से प्लेन कर लें। अब बारी आती है इसको गार्निश करने की या फिर डेकोरेट करने की, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता डाला है क्योंकि हमारी तरफ जब मलाई बर्फ़ी मिलती है तो उसके ऊपर पिस्ता लगा हुआ होता है। तो बारीक बारीक कट कर लिया था मैंने और उसको ऊपर से डाल दिया, थोड़ा सा स्पैचुला से प्रेस कर दिया ताकि वो अंदर ही स्टिक रहे और बाहर ना निकले। अब इसके बाद आप चाहें तो इसके स्ट्रेट अवे पीसेस कट कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है इसके अंदर कुछ कि ये जमने वाली है या कुछ ऐसा होगा, या फिर आप इसको कुछ देर फ्रिज में रख दें तो इसके काफ़ी नीट पीसेस निकलेंगे। मैंने इसको साथ के साथ ही कट कर लिया था और उससे भी पीसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे निकले इसके। यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, तो देखने से ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मिल्क केक हो या फिर कलाकंद हो। आप चाहें तो मेरी तरह थोड़ी सी जो साइड्स हैं ना उनको प्रेस करके उनको स्मूथ भी कर सकते हैं। बाकी उखड़ा उखड़ा सा जो इसका टेक्सचर होता है ना वही इस डिश की ब्यूटी है। बट मुझे थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह लेनी थी इंस्टाग्राम के लिए, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेती हूँ। और देखिए कितने बिग साइज़ की क्यूब साइज़ की हमारी यहाँ पे मिठाई तैयार हुई है और बहुत ही ईजी है बनानी। विदिन 5 मिनट्स ये तैयार हो जाती है और कोई भी इसको बना सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इस मिठाई में कुछ गलती हो जाएगी, बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो नवरात्रि भी आने वाली है, आप नवरात्रि पे भी इसको बना सकते हैं। साथ ही कभी ऐसा होता है ना कि एकदम से गेस्ट आ जाते हैं और कुछ तैयारी नहीं होती, तो जब तक आपकी चाय बन रही है गेस्ट के लिए तब तक आप ये मिठाई भी बना के रेडी कर सकते हैं और आपके गेस्ट को ये आई एम श्योर बहुत पसंद आएगी। तो बर्फ़ी हो गई है हमारी तैयार। इसके बाद मैंने भोलेनाथ को भोग लगा दिया था और आप लोग भी मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। इसके बाद मैं मंदिर में बस भोग लगा ही रही थी और मैं वापस किचन में गई, देखा क्या वहाँ पे बर्फ़ी की प्लेट ही नहीं थी। वापस आके रूम में देखा तो अवनी रानी हमारी प्लेट उठा के ले आई और मुझे पता भी नहीं चला। काउंटर टॉप पे ये प्लेट रखी हुई थी, कैसे उसने उठाई है। एंड थैंक गॉड एक भी पीस गिरा नहीं था, बस 2 पीस वो हाथ में लेके बैठी हुई थी। मैं गई तो उसने वो भी फिर टेबल पे रख दिए। तो मैं उसको ये साइड के बचे हुए पीसेस दे रही थी क्योंकि उसको खेल करना था कि ये ले लो, और उससे बोल रही थी कि एक ही पीस ले ले, बट शी वाज लाइक कि नहीं मुझे प्लेट ही चाहिए। तो प्लेट लेके गई, फिर उसमें से फिर 2 पीस उठाए। खाने से कोई मतलब नहीं है, एक हाथ में और एक दूसरे हाथ में, और बिल्कुल हाथ उसने चिप चिप कर लिए थे अपने, बट इन पीसेस को वो छोड़ नहीं रही थी। तो उसको पता नहीं इनका क्या खेल लगा। तो डेली कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करती है कि हमारे हंसते हंसते पेट दर्द हो जाते हैं। तो आज बस ये मिठाई उसने पकड़ ली थी और सोने के बाद भी फिर जब उठी ना फिर से उसको मिठाई ही चाहिए थी। और बस तब तक ये सारा काम हुआ, साहब भी नहा धोकर और उन्होंने भी पूजा कर ली है और इसके बाद फिर हम लोगों ने चाय ली थी।
और ये है मेरा आज का आउटफिट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये रेयॉन कुर्ता सेट है। इसके नीचे स्कर्ट है जिसपे थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट हो रहा है, और दुपट्टा इसका इतना ब्यूटीफुल है ना, आई थिंक हल्का सा जो सिल्क मटेरियल होता है लेकिन बहुत ही फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और ये है ब्रांड कॉल्ड गंगू जी से, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वर्ल्ड वाइड शिपिंग है इनकी, इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी भी है और फ्री शिपिंग है इनकी, और इंटरनेशनल शिपिंग भी आई थिंक $100 से ऊपर का अगर आपका ऑर्डर बैठता है तो फिर वो भी फ्री हो जाती है। तो मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगी। अच्छा कलेक्शन है इनका और मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद आई। अब सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे शाम में। वैसे मैंने रिकॉर्ड किया था बीच में भी, लेकिन ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो फिर मैंने और कुछ इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि भोग की जो थाली है उसमें भी ढेर सारी रेसिपीज़ थी, तो सोचा कि भोग थाली ही आपके साथ डायरेक्टली शेयर करती हूँ। तो बस अभी 5:30 का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने आलू उबलने रखे और उसके बाद अब मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खीर के पकने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज की जो खीर है ना वो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो पनीर की हम खीर बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 लीटर के करीब मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और उसमें थोड़े से धागे मैंने केसर के ऐड कर दिए हैं। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसको अच्छे से उबलने देंगे, बीच बीच में चलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि दूध नीचे लग जाए, क्योंकि हमने घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर लिया था, लगभग आई थिंक आधा किलो के करीब का ये पनीर होगा, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। मेक श्योर कि आप इसको ग्रेट करें हाथों से, लाइक तोड़े ना, नहीं तो उससे ना गुठलियाँ सी रह जाती हैं। अगर आप ग्रेट करते हैं तो बिल्कुल इक्वल कंसिस्टेंसी वाली खीर तैयार होती है। तो पनीर डालने के बाद एकदम से दूध में जो है वो उबाल आना बंद हो जाता है, तो एक बार फ्लेम थोड़ी सी हाई करके एक बॉयल लगा लें और फिर स्लो पे उसको पकने दें। अब इधर हम बना लेते हैं एक बहुत ही टेस्टी सी खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो छोटा प्रेशर कुकर मैंने लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर मैंने जीरा डाला है, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर। हमारे यहाँ तीनों ही चीज़ें जो हैं वो फास्ट में खाई जाती हैं। बिना अन्न की ये वाली थाली तैयार होगी, क्योंकि अन्न नहीं खाया जाता है हमारे यहाँ शिवरात्रि में। जब ये मसाले भुन जाएं उसके बाद मैंने जुकीनी ऐड करी हैं 2 मीडियम साइज़ की और 1 कैरेट। इनको मैंने पील कर लिया था और उसके बाद मैंने इनके मोटे मोटे चंक्स कट किए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। मैंने 3 टीस्पून ऐड करी है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, उससे क्या होगा, ये जल्दी अपना पानी रिलीज कर देंगे। और साथ ही मैंने अमचूर पाउडर ऐड करा है। तो अमचूर लाइक 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला होगा, 1.5 टीस्पून, और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। और बस इसको चला देंगे, प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और 1 से 2 विसल में ये डन हो जाती है। या फिर आप अपने प्रेशर कुकर का हिसाब देख लें कि ये सब्जियां कितनी देर में गलती हैं। बहुत टेस्टी ये वाली चटनी जो है हमारी तैयार होती है। अच्छा, हमारे यहाँ फास्ट में जो भी चीज़ें खाई जाती हैं मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ इनमें से कुछ नहीं खाया जाता है तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। और बस यहाँ पे देखते हैं हमारी खीर जो है वो लगभग आधी हो गई है उबलते उबलते। अब इस स्टेज में हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो मैंने ढेर सारे कैश्यू लिए हैं, ये ब्रोकन कैश्यू थे मेरे पास ऑलरेडी, और साथ ही जो आमंड्स थे बादाम, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। थोड़े से मैंने बचा लिए गार्निशिंग के लिए। और बस अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे पकने देंगे। और जब आपको लगे कि खीर हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है तब आप इसके अंदर शुगर ऐड करें। शुगर ऐड करने के बाद आपको इसको बस 3 से 4 मिनट ही पकाना है। ये वाली जो खीर है ना ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, थोड़ी सी रनी रहती है, लेकिन जब आप इसको पकाते रहेंगे तो खीर की कंसिस्टेंसी होती है कि जब दूध और जो मटेरियल है जिसकी भी आप खीर बना रहे हैं वो जब एक साथ कड़छी से गिरने लगे, इसका मतलब आपकी खीर तैयार हो गई है। वो भले ही आप चावल की बना रहे हो, पनीर की बना रहे हो, गाजर की बना रहे हो या किसी भी चीज़ की बना रहे हो। तो यहाँ पे देखिए जब मैं कड़छी से गिरा रही हूँ तो पनीर और दूध एक साथ गिर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो खीर है वो डन हो गई है। बस इसकी फ्लेम ऑफ करके हम उतार लेंगे। इधर हमारी जो चटनी है वो भी रेडी हो गई है। प्रेशर डाउन हो गया था, लेकिन ये पानी बहुत रिलीज करती है क्योंकि इसके अंदर शुगर भी
भी होती है और बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ गाजर जो है वो अपना पानी रिलीज़ नहीं करती है और ना ही ज़ुकीनी करती है, तो उनको थोड़ा टच देना पड़ता है। तो फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर दिया ताकि पानी थोड़ा-सा उसका ड्राई हो जाए। साथ ही अब हम यहाँ पे आलू की सब्ज़ी तैयार करेंगे, दही आलू हम बनाएँगे, फुड़वा आलू की जैसे सब्ज़ी बनती है एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से। तो पैन में थोड़ा-सा ऑयल लेके मैंने उसमें जीरा, धनिया पाउडर और जो हमारी काली मिर्च का पाउडर होता है वो ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे मैं करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती भी आप इस स्टेज पे ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आलू मैंने रिसेंटली ही बॉईल करे थे तो छोटे-छोटे मैंने पीस करके उसको रख दिया था चॉपिंग बोर्ड पे ताकि वो ठंडे हो जाएँ और अब वही पीसेस जो हैं वो मैं हाथों से फोड़ के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ बड़े-बड़े आलू जब आप हाथों से फोड़ते हैं ना तो उसमें थोड़े से मोटे चंक रहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में वो ये सब्ज़ी। मेरी थोड़ी हलवा टाइप हो गई थी क्योंकि छोटे पीसेस थे लेकिन मुझे कट करके नहीं डालने थे, हाथों से तोड़ के ही ऐड करने थे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा-सा हम रोस्ट होने देंगे। जो हमारे आलू हैं उनके ऊपर हल्की सी एक ब्राउन सी क्रंची सी जो लेयर है वो आ जाए, उसके बाद फिर हम इसके अंदर लिक्विड ऐड करेंगे। वैसे अपने आप में इतनी सब्ज़ी भी ये कंप्लीट सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप ऐसे ही इसको दही के साथ खाएँ ना तो ऑसम, नवरात्रि में काफ़ी खाई जाती है। और इधर जो हमारी चटनी है उसका काफ़ी पानी उड़ गया था और इतना हमें चाहिए। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और यहाँ पे पोटैटो मैशर लेके मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मैश कर दूंगी। जैसे जैसे आप इसको मैश करते जाएंगे आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखती जाएगी। तो ना तो ये बहुत ज़्यादा लूज होती है और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक होती है और बस ये लाजवाब बनती है। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कद्दू वाली खट्टी मीठी सब्जी पसंद आती है तो आपको ये वाली भी बहुत पसंद आएगी। और फाइनली इसका जाता है मेन इंग्रेडिएंट रेजिन्स, जो हरे वाली हमारी किशमिश होती हैं वो हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है। फ्लेम ऑफ है इस टाइम पे और बस ये जो स्टीम ही है इसके अंदर, इसी में जो ये रेजिन है ये हल्की सी फूल जाएंगी। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको रख देंगे हम एक तरफ। तो एक डिश हमारी ये भी रेडी हो गई। खीर तैयार है, चटनी तैयार है, इधर आलू जो है हमारे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो गए, इनके ऊपर हल्का सा क्रंच आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही जो है वो मैं 1 कप के करीब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और आलू मैंने 2 लिए थे जो काफ़ी बड़े साइज़ के ये आलू थे। और ये जो दही है इसको मैंने बाहर ही रख लिया था और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। तो रूम टेम्परेचर की स्मूथ दही आपको इसके अंदर ऐड करनी है। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें। मेरी जो दही है वो काफ़ी थिक थी तो मुझे इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करना पड़ा, लेकिन अगर आपके पास जो है वो दही पतली है तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपके पास बटर मिल्क हो, छाछ, मट्ठा जो होता है ना, अगर वो हो आपके पास तो आप वो ऐड करें। ओ माय गॉड, टेस्ट इज़ ऑन अनदर लेवल, क्योंकि वो खट्टा भी बहुत ज़्यादा होता है और बिल्कुल चटपटे से ये दही आलू बन के तैयार होते हैं। अच्छा, मैंने किसी भी रेसिपी में ग्रीन चिली ऐड नहीं करी है क्योंकि मैं अवनी को भी आज यही सारी चीज़ें खिलाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ग्रीन चिली किसी में भी नहीं डाली है, तो आप डाल सकते हैं। ओके, अब बनाते हैं हम शाही पुलाव। तो मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला है। घी जैसे ही मेल्ट हुआ उसमें मैंने जीरा डाला है, हैंडफुल मैंने कैश्यूज़ ऐड कर दिए हैं। इनको हल्का सा ही हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम पनीर ऐड कर देंगे। पनीर के मैंने बहुत ही छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे। हल्का सा ही बस इस पनीर को हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पनीर जो है ना वो फिर चूई सा हो जाता है, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो बस इसको लाइक 30 सेकेंड के लिए हमें स्टर करना है और इसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस है ये जो फास्ट में खाए जाते हैं, सामक के चावल या फिर सामो सीड्स भी बोला जाता है, सामो के जो राइस होते हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मैंने सोक करके रख दिए थे, 1 कटोरी के करीब थे ये, और अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए सोक कर दिए थे। जितने चावल हैं उतना ही पानी आपको इसके अंदर डालना है और बहुत ही खिला खिला पुलाव जो है वो ये तैयार होता है। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दें, इसको मिक्स कर दें और इसमें जब अच्छे से बॉयल आ जाए ना, आपको लगे कि इसका पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है,
फ्लेम ऑफ करके आप इसको कवर कर दें, बहुत ही अच्छा पुलाव तैयार होगा। तो बस इसको पकने देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारे जो दही वाले आलू हैं वो भी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। दही का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आलूओं के अंदर रच बस गया है। तो चलिए अब बनाते हैं फाइनल आइटम। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुट्टू का आटा 1.5 कप के करीब, और इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। कुट्टू का आटा होता है बकव्हीट फ्लावर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। यहाँ पे ये हॉलैंड एंड बैरेट पे भी अवेलेबल है, आपको इंडियन स्टोर पे भी मिल जाएगा। फास्ट में 2-3 तरह के आटे खाए जाते हैं, बकव्हीट फ्लावर होता है या फिर जो एक सिंघाड़े का आटा होता है वो आप खा सकते हैं, चौलाई का जो आटा होता है वो खाया जाता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ये वाली रेसिपी उसके साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये बकव्हीट फ्लावर है जो मैंने लिया है, और इसमें मैंने 1.5 आलू के करीब जो है वो उबला हुआ आलू ग्रेट करके ऐड किया है। और इसमें हमें पानी शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जितना मेरे पास ये आलू था और जितना मैंने आटा लिया था उसमें ये डो अच्छे से नीड हो जाता, बट वही है कि कई बार आलू ज़्यादा पानी सोख कर लेता है उबलते हुए, कई बार नहीं करता है। तो मुझे हल्के से पानी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन कोशिश शुरुआत में आप यही करें कि आप आलू से ही ये पूरा का पूरा डो नीड कर लें। अगर आपको लगे कि आलू बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब्जी भी आलू की है, तो आप स्वीट पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं। बट वही है इसको कंबाइन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टार्च चाहिए होता है, अगर नहीं होगा तो फिर आप इसकी जो रोटी है वो नहीं बेल पाएंगे। और ये वर्सेटाइल डो तैयार होता है, इससे आप रोटी भी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे आप उस हिसाब से बना लें। तो ये देखिए डो हमारा हो गया रेडी। काफ़ी स्टिकी सा रहता है ये हाथों पे, बट वही एक टाइट डो बना के आपको तैयार करना है। और इसकी जो पूरी पराठे बनते हैं ना, ओ माय गॉड दे आर सो टेस्टी। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पुलाव है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। और अब इसको हल्का सा मैं फ्लफ करके और फिर इसको कवर करके रख दूंगी, तो ये अच्छे से खिला खिला हो जाएगा। बहुत ही बारीक कणी जैसा होता है, तो इसका कंपेयर आप खिला खिला पुलाव जो बासमती चावल होते हैं तो उससे ना करें। ये फास्ट के हिसाब से जो चावल बनते हैं उसमें ये खिला खिला पुलाव है। ऑल राइट, तो सारी चीज़ें डन हो गई हैं। अब बारी आती है बस रोटियां बेलने की। तो बस एक मीडियम साइज़ का आपको पेड़ा लेना है, ड्राई फ्लावर लगाना है, कुट्टू का ही आटा मैंने लिया है डस्ट करने के लिए, और इसको जो है वो आप बेल लें। कुछ लोग जो हैं वो हाथ से भी बेल लेते हैं, बट मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं बेलन का ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। या फिर आप ऑयल लगा के 2 पॉलीथीन के बीच में रख के इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे ये सबसे ज़्यादा ईजी तरीका लगता है। किनारे थोड़े से फटे फटे रहते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इसके बाद बस तवे पे डाल के जैसे नॉर्मल रोटी सेकी जाती है, आप बिल्कुल इसको उसी तरीके से सेक लें। तो मैंने कुछ तो रोटियां बनाई थी, लाइक मेरे लिए रोटियां बनाई थी, बाकी सबके लिए, अद्वी के पापा के लिए मैंने पराठे बनाए थे। और पराठे बनाने के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ऑयल खाते हैं तो ऑयल का भी कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो ऑयल में ही बनाई हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें आप घी में भी बना सकते हैं। तो एंटायरली अप टू यू, अपनी आस्था है, अपने रीति रिवाज है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं फास्ट में, तो अपने हिसाब से आप सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रोटी जो है वो थोड़ा सा सिकने में टाइम ज़्यादा लेती है। तो कुछ मैंने रोटी बनाई, और बस यहाँ पे एक पराठा जो है वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो हल्का सा ऑयल दोनों तरफ स्मेयर करना है। पराठे का जो टेस्ट है वो रोटी से ज़्यादा आता है, बट वही है कि रोटी के ऊपर भी घी लग ही जाता है, तो टेस्टी वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। बट यू नो फ्राइड चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए डीप फ्राइड पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन एयर फ्राइड। वेल कोई बात नहीं। तो चलिए बस फटाफट मैंने सारी चीज़ें बनाई, भोलेनाथ को हमने भोग लगाया, और ये थी हमारी भोग की थाली। थोड़ी सी सैलेड कट कर ली थी, दही वाले आलू, खट्टी मीठी गाजर जुकीनी की चटनी, इसके साथ हमारा शाही पुलाव, और जो ये पनीर की खीर है, ओ माय गॉड इट वाज सो टेस्टी। जब आप इसको खाएंगे ना तब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये किस इंडियन स्वीट के बहुत ज़्यादा करीब लगी, और वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे। तो ईमानदारी से वापस आके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इसका टेस्ट आपको किसके जैसा लगा। अपने आप में यूनिक है, बट स्टिल वेल। इसके बाद हमने खाया पिया, और 8:15 के करीब बज रहे हैं। मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, सारी
क्लीनिंग मैंने कर दी है, एवरीथिंग इज़ डन। और यही थी बस आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.